वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक और टॉपिक है हमारा 4.3 फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में ये होता है कि पौधे दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। समटाइम प्लांट ऑक्सीडाइज शुगर इन क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग डे टाइम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी और एटीपी। और इस पूरे प्रोसेस में किसी किस्म की कोई एनर्जी या एटीपी नहीं बनते। इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। During this process, carbon dioxide is released and oxygen is absorbed like aerobic respiration। क्योंकि रेस्पिरेशन की तरह इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है, इसलिए इस अमल को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इट मीन्स दैट द फोटो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच रूबिस्को परफॉर्म ऑक्सीजनेशन इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिलेशन। ये तो हम जानते ही हैं जो रूबिस्को एंजाइम है वो दोनों तरह के फंक्शन कर सकता है। वो एज अ कार्बोक्सिलेज एंजाइम भी काम करता है एज वेल एज ऑक्सीजनेज के तौर पर भी काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो कार्बोक्सिलेशन के बजाय ऑक्सीजनेशन का काम कर रहा होता है, यानी कि कार्बन को फिक्स करने के बजाय ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा होता है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट react with oxygen, produce one molecule of 3-phosphoglycerate and one molecule of glycolate। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट को फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उसके नतीजे में भी हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट हासिल होता है, लेकिन 3 मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर ओनली 1 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट का हासिल होता है, जबकि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो ग्लाइकोलेट के हासिल होते हैं। ग्लाइकोलेट भी एक 3 कार्बन शुगर है और ये जो ग्लाइकोलेट है ये बहुत जल्दी परऑक्सीसोम नामी ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल के अंदर सरायत कर जाता है और वहां परऑक्सीसोम के अंदर ये नेक्स्ट रिएक्शन करता है। In the peroxisome, glycolate is converted into an amino acid glycine through a series of reaction। क्या करता है पेरोक्सिसोम ऑर्गेनेल में जाकर ये ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन नामी अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन द ग्लाइसिन rapidly diffuse into the mitochondria where 2 glycine molecule are converted into another amino acid serine and a molecule of carbon dioxide। अब यहाँ से ग्लाइसिन नामी जो अमीनो एसिड है वो फौरी तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया में डिफ्यूज हो जाता है, वहां सरायत कर जाता है और वहां जाकर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो एक सीरीन नामी अमीनो एसिड बनता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है। लेकिन इस पूरे रिएक्शन में हमने देखा कहीं कोई एटीपी या NADPH2 वगैरह फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, किसी किस्म की कोई एनर्जी फॉर्म नहीं हो रही होती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम एक वेस्टफुल प्रोसेस कहते हैं, यानी नाकारा अमल है जिसके नतीजे में हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा होता है, बल्कि किसी हद तक पौधे की एनर्जी इसके अंदर कंज्यूम हो रही होती है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ रहा होता है। और टॉपिक है हमारा 4.3.1। इससे पहले वाले 4.3 टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है और उसमें किस किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये मैंने वहां भी जिक्र किया था कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है जिसके दौरान किसी किस्म की कोई एनर्जी एटीपी या NADH2 वगैरह फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि इसके बजाय वहां पर ATP और NADPH2 यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो तकरीबन 25% तक डिक्रीज हो रही होती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, जबकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है, कंज्यूम हो रही होती हैं। अब जबकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है तो आखिर ये होता क्यों है, ये सवाल हमारे जहन में जरूर आता है कि अगर ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है तो ये क्यों हो रहा होता है। तो इसका आंसर हम कुछ यूं दे सकते हैं कि एक्चुअली रूबिस्को जो एंजाइम है वो इवॉल्व हुआ था दोनों किस्म के रिएक्शन करने के लिए। मीन्स रूबिस्को हैड इवॉल्व टू बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट इट्स एक्टिव साइट।
यानी उसके एक्टिव साइट पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड हो सकती है और ऑक्सीजन भी बाइंड हो सकती है. In the beginning, it was not a problem because the oxygen was very low in atmosphere. At that time, it could not compete with carbon dioxide. Only carbon dioxide binding site of Rubisco remain active. यानी कि पहले तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी जब शुरू शुरू में ऑक्सीजन की क्वांटिटी माहौल में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत ज़्यादा मिकदार में होती थी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड हुआ करती थी और ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती थी, तो फोटो रेस्पिरेशन का मसला नहीं होता था. ये हमारे न्यू वर्ल्ड का या नए दौर का मसला है कि अब बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होने लगी है. दिस प्रॉब्लम स्टार्ट टू अकर व्हेन ऑक्सीजन क्वांटिटी इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर. यानी ये प्रॉब्लम से उस वक्त से स्टार्ट हुई है जब से हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा हुआ है. बहरहाल कोई भी बात हो, लेकिन ये तय है कि अभी तक हम फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी यूज नहीं जान सके हैं कि इसका कोई यूज भी होता है. ये सरासर एक वेस्टफुल प्रोसेस है. टॉपिक है हमारा 4.3.2. इससे पहले हम फोटो रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन के डिसएडवांटेजेस पढ़ चुके हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटो रेस्पिरेशन. यानी जो टेम्परेचर होता है इसके क्या असरात होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के ऊपर, यानी इसकी शरह बढ़ जाती है या कम हो जाती है. एक्चुअली जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऑन हॉट ड्राई डे मोस्ट ऑफ द प्लांट क्लोज देयर स्टोमेटा. ज़्यादातर प्लांट अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं. किस वजह से? गर्मी की वजह से. गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी की वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पौधे का जो उसके अंदर मौजूद पानी होता है वो बाहर निकलने लगता है और इस तरह पौधे विल्टिंग का शिकार हो सकते हैं. इसलिए पौधे अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं टू कंजर्व देयर वाटर. दिस रिस्पॉन्स ऑल्सो रिड्यूस फोटोसिंथेसिस यील्ड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो इसके नतीजे में जो फोटोसिंथेसिस है वो भी रुक जाता है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएंगे तभी तो जो डार्क रिएक्शन है वो स्टार्ट होगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड की हम मिकदार को रोक देते हैं तो फोटो रेस्पिरेशन भी रुक जाता है. When स्टोमेटा क्लोज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज. जाहिर है जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर दाखिल नहीं हो पा रही है. Well, light reaction continue which continuously produce oxygen. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो कम हो गई मगर लाइट रिएक्शन तो चल रहा है ना पौधे में, और लाइट रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है. ये हम पहले भी जानते हैं कि जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन खारिज होती है which remain inside the air spaces of leaves due to closure of stomata. अब देखिए स्टोमेटा तो बंद है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा नहीं सकती, लाइट रिएक्शन हो रहा है, उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन बाहर आ नहीं सकती, तो पौधे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की ज्यादती हो जाएगी. इन दिस कंडीशन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज एंड ऑक्सीजन इंक्रीज in these air spaces of leaves. This condition favors the oxygenation of rubisco ultimately to photorespiration. सिंपल सी बात है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है. रुबिस्को भी पौधों के अंदर मौजूद है तो वो बजाय इसके कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा, उसके पास तो क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है और वो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है अपने एक्टिव साइट के साथ, तो ऑक्सीजन उसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाती है और उसके नतीजे में फोटो रेस्पिरेशन की शरह इंक्रीज हो जाती है और फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होने लगता है बजाय इसके कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो.